सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद करते हुए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर कर लिया, जिससे गरीब किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। बिल के तहत लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा और ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स होगा। अब इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे हैं सारी सिचुएशन में कि हुक्मरान जमात की जो पार्टी है, एलाय है पीपल्स पार्टी के साथ, तो कोalition गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी हिस्सा तो है लेकिन शदीद मुखालिफत कर रही है। और यही नहीं, बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन असम्बली से वॉकआउट भी किए। दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि वज़ीर ख़जाना ने IMF की टीम से अलविदाई मुलाकात की है, जिसमें IMF ने शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे इन हाउस पैनल के साथ किसान इत्तेहाद काउंसिल के सदर खालिद महमूद खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन किए। उनसे आगाज़ करते हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपकी जानिब आते हैं खोखर साहब, ये सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं बेसिकली, और जब ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर होने वाला था तो उससे पहले आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, पाकिस्तान के किसानों का ये कसूर है कि हमने पिछले साल GDP में जो ग्रोथ दी है वो 6.5 है। सिवाय एग्रीकल्चर के अलावा किसी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं थी। उसका हमें ये रिजल्ट ये मिल रहा है कि इस वक्त बिल्कुल ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। इस वक्त किसान के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना जो कि बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। और आज मैं ज़राअत के मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि हम इस वक्त पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तमाम टैक्सेशन के बाद देखें ना, हमारे साथ पहला जुल्म हुआ गंदम में कि हमें IMF का नाम बता के कि जी इन्होंने ख़रीदारी ना की, कि IMF ने मना कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दी जाए। हालांकि जब हमसे काश करवाएगी, वादे पे काश करवाएगी, एक रेट दिया गया, हमने काश की। उसके बाद अब IMF के खिलाफ हुकूमत पंजाब खुद जा रही है। IMF की कंडीशन ये थी कि इसको मार्केटिंग फ्री कर दो, लेकिन 8 अगस्त को 2024 को डायरेक्टर फूड ने एक नोटिफिकेशन किया पंजाब में, जो टोटल इनलीगल था कि किसी ज़िले का रेट 2600 गंदम का, किसी का 2650, किसी का 2675 रुपये, ये रेट उन्होंने तय कर दिए। और उसके ऊपर जो किसी अगर कहीं पे सेल हुई है वहाँ पे FIR भी दर्ज होने शुरू हो गई, जो कि टोटली गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर यह है कि मार्केट फोर्सेज ही रेट को डिसाइड करें कि रेट क्या हो सकता है। फिर जुल्म यह है कि हुकूमत ने जब पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी, वो 3410 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। उसमें 490 रुपये प्रॉफिट शामिल करके 3900 रुपये रेट बनाया गया, लेकिन हमसे वो बिकवाई गई 2200, 2300, 2400, 2500, 750 अरब रुपए का काश्तकारों को सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ। अब गंदम एक हमारी मेजर फसल है। मैं समझता हूँ ये तमाम फसलात का इंजन है। अगर ये फसल ठीक हो जाए, पैसे ठीक मिल जाए, बाकी फसलें अच्छी होती हैं। पिछले साल ग्रोथ आ गई 6.5। इस दफ़ा क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता चलूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मुल्क की आवाम के लिए, बड़ा ज़रूरी है वो बात बताना, कि हमारे कॉटन में पिछले साल की निस्बत 50% कमी आ गई है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका। चावल की फसल में को 30% कमी आ गई है, मक्की की फसल में 30% कमी आ गई है, आम की फसल में इस दफ़ा को 60% कमी आई है, तिल की फसल में 70% कमी है, दालों की फसलों में कमी है। अब हुआ क्या जी, इन्होंने $7 बिलियन बाहर से कर्जा लिया है, जब वो मिलना है 3 सालों में और वो वापस भी करना है, लेकिन एक ही साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर का अपना नुकसान कर लिया गलत पॉलिसियों की वजह से। इस वक्त ज़राअत को बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया है। हमारा बिजली का रेट होता था हमेशा इंडस्ट्री से हाफ से भी कम होता था, अब हमारा इंडस्ट्री से ज्यादा है। अभी इन्होंने कुछ रिलीफ दिया मुख्तलिफ सेक्टर को, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं थी। इंडस्ट्री को दिया, कमर्शियल को दिया, घरेलू को दिया, जो रिलीफ अनाउंस किया, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। इस महीने का FPA माइनस में आया, वापस मिला FPA, सबको मिल गया, एग्रीकल्चर को नहीं मिला। हमारा कसूर यही है कि हमने 6.5 ग्रोथ थी। मैं आपको अर्ज करता चलो, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। ठीक है। अब हम होने क्या जा रहा है कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लड़ाई में शहीद करवाया। मेरे मुंह में खाक
जो मैं देख रहा हूँ इस दफा जितनी गंदम की काश्त में कमी आ रही है, इनको बाहर से भी गंदम नहीं मिलनी। ये मजीद लाइनें कहीं बहरान हो गया 10-10 आपका। किलोमीटर तक, बिल्कुन ये ये लाइनें कहीं, पिछली मैं बार मेरी भी हमने सुनते देखा लाइनें कहीं था, बड़ी बुरी सिचुएशन थी खालिद साहब, लेकिन 10-10 किलोमीटर तक नहीं। एक एक और अहम बात सुन जी जाए, इस साल हमें कोई कम से कम 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके। मैं परसों नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था, वहां मैं चीख चीख के आया हूं। मैं हर जगह पे पहुंचा, मैंने हर जगह पे बात की है कि हमारे पास सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। और अब आप देखें ना, पूरी दुनिया में कोविड-19 में प्रोड्यूस का रेट भी ऊपर चला गया और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई। अब पूरी दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई। पाकिस्तान में प्रोड्यूस का रेट तो बहुत नीचे आ गया, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया। अब ये जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, भाई टैक्सेस लगने से पहले हमारे इस कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार तो बनाए, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे। अब मैं यूरिया की बोरी पाकिस्तान में खरीदूं तो बिल्कुल, आपकी 4,600 रुपए नाराजगियां की है। जायज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगी कि आपका अच्छा। अगला लाया अमल क्या होगा, इस जानिब आऊँगी। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी इंगेज करती हूँ गुफ्तगू में। एहतशाम साहब, ये अभी आपके सामने ये खालिद साहब बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि भाई उनके कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस बार जो बहरान पैदा होने वाला है वो पिछले साल की निस्बत कहीं ज़्यादा होगा। किस तरह से देख रहे हैं ये? क्या प्लानिंग की कमी है या हम IMF की उसमें इतना हमने प्रेशर ले लिया हुआ है कि हमें कुछ, हम अपनी सिचुएशन नहीं देख रहे, उस तरह से चीज़ों को हम नहीं देख रहे? क्या हमने बस जी 7 बिलियन जो डॉलर्स का सिक्योर करना था उसके लिए हर तरह से हमने घुटने टेक दिए IMF के सामने? आमना, खालिद खोखर साहब ने जो बातें की हैं, बहुत सारी बातों से मेरा ख्याल हम सब एग्री करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा दखल होता है। जो हुकूमत आती है वो पॉलिसीज़ बदलती है। एग्रीकल्चर 57% GDP का, 47% GDP का होता था और आज ये तकरीबन 23% रह गया। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 से 5% हमारी ग्रोथ जो है ना वो इसी में से आई है। और जो 2.5% या 3% हमारी ओवरऑल GDP अच्छी हुई है वो बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर पर हुई है। इस हद तक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खोखर साहब। दूसरी बात यह है कि जो जुल्म ज्यादती आपके साथ पंजाब गवर्नमेंट ने की, 3900 रुपया पर 40 kg सपोर्ट प्राइस रखी और नहीं दी, और 4000 दी सिंध वालों ने, उन्होंने भी ये हाल किया। कोई शक नहीं है कि ये जो ख़ास तौर पे छोटे काश्तकार रुल गए। अब सवाल ये है कि आमना, खालिद साहब ये बताएं, बाकी लोग भी बताएं कि क्या पाकिस्तान को चलाने के लिए मैं, आप और जो सैलरी क्लास है वही रह गई है? पहले खोखर साहब 4 माह का फिगर जो आया है वो रेवेन्यू का 111 अरब रुपया आमना आपने, मैंने और सैलरी क्लास ने दिया है, और इसके मुकाबले में रिटेलर ने 12 अरब रुपया टैक्स दिया है। आप मुझे बताएं ये जुल्म ज्यादती नहीं है? 38.5% से ज़्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं। उस पर भी हमें डराया गया था कि मिनी बजट आ रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। देखें खोखर साहब, ये बात हो रही है इक्विटेबल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है कि फेयर, बराबर का, इम्पार्शल किस्म का किया जाए। देखें ना, आप छोटे काश्तकारों की आप बात करते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो वेल्दी लैंडलॉर्ड हैं जिनकी 12 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें हैं जो उन्होंने लोगों में तकसीम कर दी हैं और वो 12 एकड़ की अपने पास रखते ही नहीं है और फाइलें अपने पास रख लेते हैं ताकि टैक्स देना ना पड़े। देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक फिगर है जिस पे सब लोग एग्री आमना कि आज पाकिस्तान में कम से कम 1% GDP का जो है ना वो आ सकता है एग्रीकल्चर से, इनकम टैक्स से, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक और ये भी कहा जा रहा है कि जी पर एकड़ जो आपकी जो 1 एकड़ पे तकरीबन 50,000 से 2 लाख रुपया यील्ड उसकी होती है। अब मुझे बताएं बढ़ाते चले जाएं तो कितना होगी? 40 साल पहले लेट डॉक्टर महबूब हक ने कहा था, इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट, कि हमारी लैंडेड जेट्री जो है ना वो 600 अरब रुपया सालाना कमाती है, 10 अरब रुपया जो है टैक्स में नहीं देती। अब सवाल ये आमना कि बज़ाहिर हुकूमत ने डॉक्टरों पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में 50% टैक्स लगा दिया है, लेकिन उनके पास ना वो रसीद देते हैं ना वो जनाब कैश के अलावा काम करते हैं। पिंडी में एक बहुत बड़ा अमानताई हॉस्पिटल है, वो अरबों करोड़ों का मालिक है और तकरीबन 60 से 70 लाख रोजाना कमाते हैं। आमना उनके पास जाए ना, आज रेडी वाला भी आपको कार्ड दे के करेगा अपना, लेकिन वो कैश पे काम करते हैं, कार्ड पे काम नहीं करते। कि आप कहेंगे जी डेबिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, बिल्कुल। तो सवाल ये कि अब कहीं तो चले ना। क्या आप ये कि इतना बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, इससे टैक्स नहीं लेना चाहिए? खोखर साहब ही बता दें क्या तरीका होना चाहिए लेने के लिए। जी ठीक है, तरीकाकार मुतय्यन कर दिया जाए। हमाद साहब, ये आपसे मैं ना चाहूँगी कि थोड़ी सी कानूनी रहनुमाई ले लेते हैं आपसे, आइनी और कानूनी। अब इस पे ये कहा जा रहा है कि आइन का जो आर्टिकल है 142, उसके मुताबिक ये ज़रात जो आपका एग्रीकल्चर, इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये बिल आइन से मुतसादिम है। ये अपोजिशन है रुकन राना आफ्ताब साहब, वो ये बात कर रहे हैं। एक तो इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। दूसरी चीज़ ये कि कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब इसको नज़र सानी के लिए वापस ऐवान भिजवाएंगे। तो
अगर गवर्नर इस पे साइन नहीं करते तो क्या ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, फिर क्या होगा मामला? देखिए, जो पिछले हालात रहे हैं, पिछले कुछ दिन गुजरे हैं हमारे, हमने उसमें देखा है कि आइन साजी भी यहाँ कैसे होती है, कानून साजी भी यहाँ कैसे होती है। जब कानून साजी करने का एक फैसला कर लिया जाता है, आइन साजी करने का फैसला कर लिया जाता है, तो किसी न किसी तरीके से बिल को पास करा लिया जाता है। और जहां तक आपकी बात है कि अब ये टैक्स जो है वो गैर आईनी है या नहीं है, तो आईनी अदालतें हैं फिलहाल हमारे पास, उन्होंने ये फैसला करना है। देखते हैं वो किस तरफ बैठती हैं इस मामले में। वो बड़े दिलचस्प सूरत हाल होगी कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देती हैं या हुकूमत के हक में फैसला देती हैं, वो देखा जाएगा उस वक्त। इस वक्त जो हमारा मसला है वो मईशत का मसला है, सबसे कमजोर हमारी मईशत है हमारा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें बताया जाता है कि हमारे और भी कई मसले हैं, कोई हमें बताता है हमारा दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है, फिर हमें कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमें बहुत बड़ा थ्रेट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कई लेक्चर दिए जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। इसी तरीके से डिसइंफॉर्मेशन का मसला हमें बताया जाता है हमारा बहुत बड़ा मसला है, इंटरनल जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बताते हैं बड़ा मसला है। वो तमाम मसले अपनी जगह दुरुस्त है, मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस बात से इत्तेफाक ना करता हो कि इस वक्त जो डू एंड डाई की सिचुएशन इकोनॉमी में है वो किसी और सेक्टर में नहीं है। और ये जो सियासी बेचैनियां नजर आती हैं, ये जो लाकानूनियत नजर आती है, इसकी जड़ जो है वो माशी बदहाली है। अगर आप लोगों के घर में रोटी पहुंचा देंगे, आप उनको खाना दे देंगे, तो आपको ये सियासी बेचैनी भी कम हो जाएगी, लाकानूनियत भी कम होती दिखाई देगी। तो मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, टैक्सेशन की क्या पॉलिसी है, उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें बात करनी चाहिए। अगर टैक्सेशन की जब बात होती है तो सैलरी क्लास के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। खालिद साहब ने जहां आवाज बने हैं किसानों की, वहाँ सैलरी क्लास की भी किसी ना किसी को नुमाइंदगी करनी चाहिए। हम ही एक पेज पे यूनाइट होंगे तो फिर ये मामला होंगे। ठीक है, चले शाह साहब की जानिब चलते हैं। शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये एक जानिब किसान इत्तेहाद परेशान है, दूसरी जानिब एक नया बिल आ गया, नए टैक्सेस आ रहे हैं इन पर, ये मामला किस जानिब जाएगा? देखिए, ओवरऑल जो मैं समझता हूँ इल प्लानिंग आपके पार्ट पे, आपकी हुकूमत की नाअहली है इसमें। जैसे कि कोकर साहब ने कहा, मैं नहीं कहता कि टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। सच्ची बात यह कि हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर को दे क्या रही है, क्या रिलीफ दे रही है, क्या उसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई मशीनरी में, कोई किसी और सेक्टर के अंदर उनको कोई रिलीफ है। एक तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप के यूनिट्स हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ तो आप कि हुकूमत के पास, यानी पहले ज़माने में ये सिस्टम होता था कि बिजली पानी का निज़ाम उनका था, लगान का सिस्टम होता था। आज हुकूमत एक सवाल उससे उठता है ये है कि वो खुद क्या दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि IMF के एजेंडे को अगर देखा जाए तो वो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को ही क्रिपल करना चाहता है। कल भी हम एक बात कर रहे थे कि IMF ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहा है। उनके यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जो कि सिस्टम के अंदर बैठे हैं, जो कि कानून साजियाँ कर रहे हैं और माजरत के साथ हर जगह पर बैठे हैं। आप ये बताएं, आपके मुल्क के अंदर कानून साजी से लेके किसी भी डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन तक कहाँ से लॉबिंग नहीं होती, कहाँ से प्लानिंग नहीं होती? या आपके यहाँ जितने असेंबलीज के अंदर बिल पास होते हैं क्या बाकायदा मनसूबे के तहत नहीं होते? लेकिन एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, फिर आप देखें जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, चाहे वो सैलरीड क्लास है या मे भी अगर आप देखें तो एक रेवेन्यू का जो निज़ाम है जिसके अंदर ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं। बेशक जो बड़े काश्तकार हैं, जैसे कि एहतिशाम साहब ने कहा कि उन्होंने 12 एकड़ से जो है कम करके अपने जो बॉन्डेड लेबर है उनके यहाँ ट्रांसफर्स की होंगी, फाइलें उनके पास मौजूद होंगी, वो एवेट करेंगे टैक्स को। लेकिन अगेन वही मामला आ रहा है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर तो आपने ले लिए, लेकिन उतना ही आपको नुकसान हो रहा है। आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम होगी, आपके आगे गंदम, आटा, गन्ना, सारी चीज़ें, कपास तक आपको जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगी। तो हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में मुझे तो ये लगता है कि IMF अपने एक एजेंडे के तहत इन लोगों के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता हम फिर उसी सिस्टम में जाएंगे कि वो आपके कौन सा सौदा करवाना चाहते हैं। जाहिर बात है कि IMF को जो है वो ऑपरेट करने वाले कौन से लोग हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ये मजहबी जमातें ये बातें करती थी, कहते थे कि जनाब JUIF चाहे अमरीकी एजेंडा और IMF एजेंडे पर बात करती है। अब तो हर शख्स समझ चुका है कि जनाब आप क्या, आपके वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, आपके मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करवाने के लिए। और दूसरा ये कि हुक्मरान तो हम नहीं है, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं। मैं और आप अगर डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि खोकर साहब ने जाके कहा कि वो चीख के पार्लियामेंट में बताते रहे, कमेटीज के अंदर बता रहे हैं, चलते हैं उनसे उनका प्लान ऑफ एक्शन जान लेते हैं। दोनों मिलके कर रहे हैं, तो अब इस मुल्क को बचाने के लिए कौन आएगा? कानून तो आपके पास है नहीं। किसान इत्तेहाद अब करने क्या जा रहा है? अब चूंकि ये बिल तो पास हो गया है, खालिद साहब अब आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, लाया अमल क्या है आगे?
देखिए जी, हमारा लाइन ऑफ एक्शन पहले तो ये है ना कि अब आपके सामने हमारा जो एहतियाज का तरीकेकार हम बदल रहे हैं जी। उसकी वजह जब ताजिर हड़ताल करता है तो वो शटर डाउन करता है, इंडस्ट्री वाला अपनी इंडस्ट्री बंद करता है, जो क्लर्क है वो क्लर्क छोड़ हड़ताल करता है। अब हम भी जा रहे हैं कि फसलों की काश्त में कमी लाने जा रहे हैं। अब इस समय गंदम की काश्त में 20 से 30% कमी आ रही है, क्योंकि हमें जब जिस फसल में फायदा ही कोई ना हो, हमें बचत ही कोई ना हो। अब आप ये देखें ना कि इस तरफ तो कोई सोच ही नहीं रहा। कपास में पिछले साल से 50% कमी आ गई है, और ओवरऑल अगर बेहतर सालों के देखें तो 1/3 रह गई, बाकी हमारी उसमें 66% की कमी आ गई कपास की इस साल। यानी कि अगर हम 2014 को रहे तो हमारी 1,44,00,000 बेल थी इस सब, मैक्सिमम हम 50 लाख बेल लेंगे। जब $3 बिलियन की हम बाहर से इम्पोर्ट तो कर लेते, हम कर क्या रहे हैं जी? मैं अब आपको टेक्निकली अभी शाम साहब बात कर रहे थे ना बड़े काश्तकार की, यहाँ यही एक इशू है पाकिस्तान में कि छोटे और बड़े काश्तकार को तकसीम किया जाता है। हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है। छोटा काश्तकार, बड़ा मुतालिका जो वज़ारत है उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी इस मामले में? क्या आप ये करने जा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अगर 1 मन फुट्टी पाकिस्तान में बेचता हूँ, मेरे ऊपर 2,000 रुपए टैक्स है। अगर एफ्टमा वाला बाहर से इम्पोर्ट करता है, ड्यूटी फ्री है। यानी फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? बाहर के काश्तकार को फायदा पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी काश्तकार को मारा जा रहा है, उसको पीछा जा रहा है इस वक्त। अब वो वेंटिलेटर पे है इस वक्त। हम 20 से 25 हजार अरब रुपए की प्रोड्यूस देते हैं, एग्रीकल्चर इसको प्रोड्यूस देता है 20 से 25 हजार अरब की सालाना, लाइफस्टाइल और एग्रीकल्चर मिलके। उसके बजट उसको दिया क्या जाता है? उसका रिसर्च बजट क्या है? एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18। हमारे जितने भी तज्जियाकार हैं बैठते हैं, बात करते हैं, इस पर बात ही नहीं करते। पाकिस्तान का इजाजत है तो खोकर साहब से मैं एक सवाल पूछ लूं। खोकर साहब एक सवाल पूछ लूं। पाकिस्तान में जो 4,000 रुपया तनख्वाह लेता है उसके ऊपर भी टैक्स है। आप मुझे बताएं कि 4,000 रुपया लेने वाले पे टैक्स है, आप पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए? जो 4,000 तनख्वाह उसको पेंशन भी मिलती है। पाकिस्तान काश्तकार को कोई पेंशन, हमें अगर पहली चीज ये है, हमें हमारी प्रोड्यूस का इंटरनेशनल रेट के बराबर हमें रेट दे दें, हमें इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। हम हर तरह का टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर ये ना हो कि हमें गंदम हमें पड़े 3900 में, हमसे ली जाए 2200 रुपए में। देखिए ना, हर साल हमें कॉटन का रेट क्या मिलता है, हमें अब गन्ने की हमें इंडिकेटर प्राइस नहीं मिल रही। अब आप ये देखें, मैं आपको बात करता चलूं, इंडिया ने 2025-26 का गंदम का रेट दे दिया काश्तकार को। 2025-26 का, ये 24-25 का साल ये तो बातें ठीक है खोकर साहब, लेकिन माजरत के साथ आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। देखे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मुश्किलात है तो टैक्स ही ना दिया जाए। राइट, चले वैसे एहतिशाम साहब उन्होंने जवाब दिया है ना, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मुझे मिनिमम सपोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं भी मांग सकता हूं कि जी मैं काम करूंगा, मुझे पहले तनख्वाह देनी पड़ाई जाए। पॉइंट ऑफ व्यू है, इफ एंड बट्स के साथ तो शाह साहब बात नहीं बनेगी। चले एहतिशाम साहब, खालिद साहब, मैं अभी ब्रेक की जानिब जा रही हूँ। खालिद साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 24 नवंबर एहतजाज की कॉल है पीटीआई की जानिब से, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो केपी में पेशावर में वज़ीर आला हाउस हैं, इस वक्त वो सियासी मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पर इजलासों का सिलसिला जारी है, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी इन मुलाकातों का हिस्सा हैं, वो भी मुलाकातें कर रही हैं इस सिलसिले में। जबकि ना सिर्फ वो एक्टिव है बल्कि अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी बात की मीडिया से। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद, कल उन्होंने मुलाकात की थी गुज़श्ता रोज़, और उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि इस तारीख को आगे कर दें, इतनी जल्दी भी किस चीज़ की है। लेकिन बानी पीटीआई बड़े पुरजोश भी हैं और एडमेंट हैं इस बात पर कि हमने 24 नवंबर को ये प्रोटेस्ट करने जाना है। तो अब ये बेसिकली इतनी जल्दी क्या है, और वहाँ इस साइड अब इस तैयारी किस हद तक पहुँची है? पहले शाह साहब की जानिब आते हैं। शाह साहब, ये अभी आज क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ वज़ीर आला हाउस में? और ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी भी इन मुलाकातों का हिस्सा, इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं जो 24 नवंबर को लेकर तैयारियाँ हो रही हैं। आमना, जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, अभी से तकरीबन एक आधा घंटा इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं गुजरा हूँ उस रोड से, और आप हैरान होंगे कि मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हाउस के आगे जितनी गाड़ियाँ हैं, मतलब बाकायदा वहाँ पे लिफ्टर्स खड़े हैं और उठा के फुटपाथ के ऊपर वो जो गाड़ियों को जो है लाइन अप किया जा रहा है। और कम से कम मेरा ये ख्याल है कि 4-5 किलोमीटर के अहाते में मुकम्मल जितना आपका कंटोनमेंट के अंदर इलाका है उसमें वो पूरी गाड़ियों की एक लाइन है तकरीबन कोर कमांडर के हाउस तक।
अब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त जितने MPAs MNAs हैं पंजाब के वो यहाँ पे मौजूद है, और हमाद अज़हर के हवाले से, दूसरा वकास साहब के हवाले से तकरीबन कम से कम पिछले कम से कम 3-4 हफ्तों से वो यही मुकीम है और तमाम स्ट्रेटजीज जो है वो डिवाइस की जा रही हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, जो कुछ वर्कर से मेरी बात हुई वहाँ पे, कुछ ज़ाती तौर पे जानने वाले पंजाब से जो ताल्लुक़ थे, उनको इस दफ़ा मेरे ख़्याल में एक फ़ैसला कुन मामलात के लिए बुलाया गया, और मुझे जो चीज़ नज़र आती है शायद लगता है कि इस दफ़ा मामलात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इफ़ेक्टिवली जो प्लानिंग हो रही है, तमाम MNAs MPAs पंजाब वालों को भी बुला के यहाँ पे बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं। और जो मेरे ज़रा है उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब कह रहे हैं कि सियासत में बाकायदा उन्होंने अपना कदम रखा है, वो मीटिंग्स भी कर रही हैं कारकुनों के साथ, और रीज़न ये है कि मोटिवेशन दी जा रही है तमाम वर्कर्स को कि बानी PTI ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसके मुताबिक आपने हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। एक तो ये हुआ, दूसरा पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है वो बड़ा विजिबल नज़र आ रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि कुछ मीडिया पेपर्स के अंदर कुछ सहाफ़ी ये क्लेम करते रहे कि खुसूसी तौर पर कुछ जो PTI की लीडरशिप है वो उनसे राब्ते में, मैं नाम बता देता हूँ, मेरे ख्याल में इस वक्त बैरिस्टर गौर का नाम लिया जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये एहतजाज 25 नवंबर को ना हो, कोई बातचीत या तीसरा रास्ता जो है वो निकाला जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी इस हक में नहीं है कि एहतजाज जो है इतना जल्दी होना चाहिए, बल्कि जरा सा टाइम देकर कोई और रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में शायद डू एंड डाई वाला मामला है जो है KP, वो भी नहीं इस बात पे कहीं ना कहीं चाह रहे, और वो हमने देखा भी है मुख्तलिफ फुटेजेस में, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा बात कर रही थी और जो उनकी उस पर जो जेस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो नज़र आ रहा था उस मामले पे। तो अगर ये रिफ्ट भी है, डिवाइडेड है पार्टी इस मामले में, अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि इस चीज़ की जल्दी है, तो फिर बानी PTI अकेले ही ये सोच कर बैठे हैं कि जी हमने 24 नवंबर को ही करना है, और उनको लग रहा है कि ये फैसला कुन मरहला है और वो कामयाब भी हो जाएंगे। आपने लग रहा है कि उन्होंने स्टेक पे लगा दी हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि इस बार तो डू और डाई वाला सिचुएशन है। देखिए, डू और डाई की वजह है, आपको बता देता हूँ, खबर भी आपको दे देता हूँ कि 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रीएम्प्ट किया गया और ये जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया, जिस पे सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अपने शेर अफजल मरवत तो ख़ास तौर पे रो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कौन सी कमेटी है, पैसा कहाँ से आएगा, मोबिलाइजेशन कैसे होगी, कितने दिन के लिए रुकना है, कहते कुछ भी नहीं पता। अब सवाल ये आमना कि देखें, अब इनको फियर है, जो ख़बर अंदर के लोग इनके बता रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये फैज़ साहब का जो साबिक ISI चीफ़ हैं, फैज़ हमीद का केस के बारे में कहते हैं फ़ैसला होने जा रहा है, और उसमें नाम इनका भी आता है, बानी PTI का भी, तो इनको ख़तरा है कि कहीं मेरी कन्विक्शन वहाँ ना हो जाए। दूसरा, इनको लग रहा है कि तोशाखाना 2 में 190 मिलियन पाउंड जो है उन केसों में सज़ाएँ हो सकती हैं, और सज़ा हो जाती है तो बाहर की दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लीट करना कि जिनको छुड़ाओ, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा कि नहीं हमारी अदालतों के फैसले हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये वजह बताई गई है कि बगैर तैयारी के सब कुछ किया जा रहा है। अब 2 वजूहत हैं, हमने 2 हफ्ते बाद खुल के सामने आ गई है। शायद उनको सजाएं दिलवा दें, इतने ऑप्टिमिस्टिक है लतीफ़ कोसा साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो तो कह रहे थे 24 नवंबर से पहले ही आ जाएंगे खान साहब बाहर। देखें, अब हमने वो तो उनका तो मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग उन पर हंस रहे हैं, उन्होंने 2 दफ़ा और भी पहले डेट दी थी। सवाल ये है कि इस वक्त सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। देखें, इस वक्त अलीमा खान साहबा का एक अपना ग्रुप है, और भी आज स्टेटमेंट सबसे अहम जो है ना वो फैसल चौधरी साहब का है, वो जो बानी PTI को मिल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई किसी सूरत में बानी PTI ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया, लोग कहते हैं नाम ही लेते, नाम ही ले लेते हैं, नाम चढ़ गया बानी PTI कह के, लोग कहते हैं कि जी उन्होंने कहा है कि बुशरा बेगम का कोई सियासी रोल नहीं होगा, उन्हें किसी सूरत में भी मैं नहीं चाहूँगा कि वो अपना कोई रोल प्ले करें। अब इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि वो तकिया कर रहे हैं ब्लड रिलेशन पे, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जी ब्लड रिलेशन में से कोई बाहर निकलेगा तो बात बनेगी, या बीवी साहिबा जो है ना वो बाहर निकलेंगी, जैसा माजी में हमने बाकी चीज़ों के बारे में देखा, और ये ट्रस्ट नहीं कर रहे। और देखें, अब वो कहते हैं जो अलीमा खान का ग्रुप है ना, बुशरा कहते हैं उनसे बहुत नाराज़ रहती हैं, जिसमें शिबली फराज है, सलमान अकबर राजा है, असद कैसन है, बैरिस्टर गौर हैं, इन पे अब वो एतमाद करती हैं। लेकिन वो कहा जा रहा है कि जो बुशरा बेगम है वो एतमाद कर रही हैं आजकल उमर यूब पे ज़्यादा कर रही हैं, न्याजुल्लाह न्याजी पे और नादिया खटक पे, इनसे ही बात विशाल यूसुफजई साहब आजकल स्पोक्सपर्सन भी बनी हुई है बुशरा बीबी की, वो उन्होंने बहरहाल तरदीद कर दी है कि किसी भी किस्म की ना नाराज़गी है बुशरा बीबी की, ना ही वो सियासी तौर पर एक्टिव है, वो मॉरली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकली है। चले नाराज़गी भी है। चले एहतशाम साहब, हम हमाद साहब की जाने पड़ते हैं। जी वक्त कम है। हमाद साहब, एक तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, स्मोक से आप भी काफ़ी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन या पूरे पंजाब में जो इस वक्त मामला है KP में, तो मैं यही कहूँगी कि हम सबके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब ना वैसे बाय द वे अगर ये
आमना अगर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है तो हमाद माशाल्लाह अट्टे कट्टे लग रहे हैं, कहाँ से बीमार लग रहे हैं? वो खांस रहे हैं बार बार इसलिए, और वो जिस तरह से आज उनकी आवाज़ से भी महसूस हो रहा है। चले हमाद, ये क्या मसला है कि अगर प्रोटेस्ट ही करना है ना, हुकूमत हर बार जब ऐसे मामला होते हैं, गिरफ्तारियों की बात शुरू हो जाती है, रुकावटें खड़ी कर देती है, इतना पैनिकिंग क्यों ले रहे हैं? जब आई रिमेंबर कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त पीडीएम भी एहतजाज किया करती थी, इन्होंने महंगाई मार्च भी किया और उन्होंने वेलकम किया था, ये रुकावटें नहीं देखी थी, इस तरह के क्रैकडाउन्स नहीं देखे थे। सो बेसिकली डर किस चीज़ का है, आपको क्या लग रहा है, और इस बार क्या कामयाबी आपको नजर आ रही है पीटीआई की जानिब से? मैं आपकी इजाजत से अपना जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ आपके सवाल से देना चाहूंगा। 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी के, बुशरा बीबी हैं, अलीमा खान साहिबा हैं और मरीम नवाज साहिबा, तीनों खवातीन जो कैरेक्टर्स हैं, मैं इनके ऊपर बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं पहले 2 कैरेक्टर्स जिनका मैंने नाम लिया उस पर बात करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। उनके बारे में भी 3 बातें बहुत कही जाती हैं। पहली बात कही जाती है कि कोई नंद और भाभी का आपस का मसला है। मेरे ख्याल में अगर ये कोई मसला है भी तो ये वर्थ डिस्कशन नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बातें बाहर आती ही क्यों है, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो की जाती है कि वो पार्टी पोजीशन को लेकर कोई चपकलिश है, तो उसके बारे में तो मेरे पास कोई खबर नहीं है। मेरे सीनियर पैनलिस्ट जिनके पास खबर है वो दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तीसरी जो अहम बात इनके बारे में कही जा रही है और एक बहुत ज्यादा बड़ी बहस हो रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि वो क्या इशू है। हर वक्त सवाल किया जाता है कि क्या ये दोनों खवातीन सियासी हैं या गैर सियासी हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सियासी और गैर सियासी होने की तफरीक किस बुनियाद पे की जाती है और क्यों जरूरी है। जो हुकूमती मौक़िफ़ इस सिलसिले में सामने आता है वो कहते हैं कि क्योंकि ये एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं ये खवातीन, इसलिए ये सियासी हो चुकी हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त है कि एहतजाज करने से आप सियासी हो जाते हैं, तो जितने किसान एहतजाज करते हैं, नर्सेस करती हैं, डॉक्टर्स करते हैं, हम वकला करते हैं, तो क्या हम सबको भी सियासी कैदी बना लेना चाहिए? अब जहां पर उनके ऊपर ये इल्जाम आ रहा है सियासी होने के बारे में, इसी तरीके से जो उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, मुझे उसकी भी समझ नहीं आती कि वो एक्सप्लेनेशन क्यों आ रही है, वो एक्सप्लेन करने की वजह भी क्या है। वो कहा जाता है कि इसलिए वो लोग गैर सियासी हैं क्योंकि वो कोई पार्टी ओहदा नहीं रखती, वो किसी इलेक्शन के हिस्सा नहीं ले रही। तो ऐसे बहुत सारे लीडरान होते हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं मिलती, वो पार्टी में ओहदा भी नहीं रखते, लेकिन वो सियासी लोग होते हैं। आप देखिए जनरल इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ना कोई ओहदा रखा, ना कोई इलेक्शन लड़ा, तो क्या वो गैर सियासी हो गए? ये बात भी समझ नहीं आती। दूसरा कहा जाता है कि जलसे में तकरीर नहीं करते, इस वजह से गैर सियासी है। तो अगर आप जलसे में तकरीर नहीं कर रहे लेकिन आए रोज आप मीडिया से बात कर रहे हैं, उसके जरिए आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या है? इस बहस का मकसद क्या है कि कोई सियासी या गैर सियासी है? यहाँ तो ये देखना चाहिए कि क्या जो काम और या वो बात कर रहा है वो शख्स, क्या वो कानूनी या गैर कानूनी है, क्या उसका कानूनी हक है कि वो ये बात करे। अगर वो गलत बात कर रहा है तो कानून अपना कोर्स ऑफ एक्शन ले, अगर नहीं तो फिर इस बहस में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यही जवाब दिया है मरीम नवाज ने, जो तीसरा कैरेक्टर, मैं बिल्कुल बात खत्म कर रहा हूँ जी। उन्होंने यही कहा है कि जहां पर अगर ये गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी। ये बहुत दानिशमंदाना बयान है, हर सियासी लीडर को यही कहना चाहिए। हमने देखा है माजी में भी और आज भी कि सियासी लीडरान कहते हैं कि हमसे बात कर लो तो मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। फिर सियासी लीडरान कहा करते थे कि मैं जेल में डाल दूंगा, मैं देखूंगा कौन बाहर आता है। तो फिर ये शायबा नहीं रहता कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सर्कस बन चुका है और सर्कस चल ही जा रहा है। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस सर्कस को खत्म किया जाए। चलें, आपका पॉइंट आ गया है। आप तमाम कमीशन की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से स्मोक की जो सिचुएशन बनी हुई है और हमारे पैनलिस्ट भी इससे मुतासर है, अब क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, क्योंकि स्मोक जैसी जो आफत है वो उससे आसानी से जान तो छूटने वाली नहीं है, लेकिन हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं अपनी रूटीन में और अपनी हेल्थ पे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्मोक की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद बीमार हो चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में अगर हम बात करें तो 19 लाख से ज़्यादा अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बात हुई और पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी गई है। WWF भी ये कह रहा है, जो कि हम देख रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को कहा जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसको एमरजेंसी वहाँ पर नाफिज की जाए और ग्रीन लॉकडाउन जिसकी बात हो रही है उसको एक्सटेंड किया जाए। अब सिचुएशन बड़ी ही तशवीशनाक है और ये फौरी तौर पर स्मोक जो है उससे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जाएंगे इस पर तो हम बात करते रहे हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब ने हमें ज्वाइन की है, CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज़ हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, जैसे कोविड आया था और इस वक्त हम बात करते थे कि आप अपनी इम्यूनिटी को
बूस्ट कर लें तो उससे ये होगा कि आप मुतासर नहीं हो सकेंगे या आपको कोविड जो है वो हम देखेंगे कि उस तरह से आपको असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अब ये जो स्मोग है इससे बचने के लिए हम क्या डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, वो चाहे ग़िज़ाएँ हों या हमारी रूटीन हो, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना ना सिर्फ कोविड के लिए या स्मोक के से होने वाली बीमारियों के लिए या सब बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इम्यूनिटी जो है वो किसी ख़ास ग़िज़ा से नहीं आती, वो एक बैलेंस डाइट से आती है। ये नहीं कि आप गोश्त भी खा रहे हैं, आप सब्ज़ी भी खा रहे हैं, आप दालें भी खा रहे हैं, तो ये सारों का मिक्सचर, और उसके साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं रोज़ाना। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और बड़े मद्दो मुआवन साबित होते हैं। तो ये तो वो उसके लिए ये ज़रूरी है। मैंने देखा है टीवी की वो बाज़ क्लिप्स चल रही हैं कि जी ये गज़ा खाइए, ये गज़ा खाइए, इससे फ़ायदा होगा। इस कोई ख़ास गज़ा से फ़ायदा नहीं होगा, ओवरऑल बैलेंस डाइट की तरफ चलना पड़ेगा। अच्छा, स्मोक से अभी जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो सांस लेने, ये जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो कि कहा जाता है कि जहरीली गैसेज हैं इसमें, तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिएगा। जी हाँ, देखिए गला ख़राब होना, खांसी होना, एलर्जी होना, अस्थमा के अटैक, ये तो हम सारे इसको समझ रहे हैं कि भाई सांस ले रहे हैं, गंदी हवाएं हैं, जहरीली हवाएं हैं एक्चुअली जो हम सांस के साथ हमारे अंदर जा रही हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जहरीली गैसों के उनके साथ पानी के साथ रिएक्ट करके बनते हैं, और ज़र्रात होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो जो सांस की बीमारियों वाले मरीज हैं उनमें तो उनकी तकरीबन 50% अमवात का जिम्मेदार आपका स्मॉग या एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। उसके साथ दिल की बीमारियों से होने वाली अमवात में भी 30% इजाफा आपकी स्मोक की वजह से हो जाता है। स्ट्रोक यानी दिल के मरीज जो है वो बाहर ना निकलें, और जो सांस के जी हाँ अमराज में ऑलरेडी मुब्तला हैं, जी बड़ी एहतियात उनको करने की जरूरत है। और इवन शुगर के मरीजों में की अमवात में इजाफा होता है। तो ये मल्टी सिस्टम बीमारी है जो स्मोक की वजह से हमें लगती है। नौज़ायदा बच्चे जो हामला खवातीन के लिए बड़ा खतरनाक है ये, क्योंकि तकरीबन 20% तक बच्चे जो है प्री टर्म यानी कि वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। और जब भी कोई बच्चा वक्त से पहले पैदा होता है तो उसका वजन कम होता है, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी ठीक नहीं होती, उसके बॉडी ऑर्गन्स ठीक नहीं हुए होते। तो इस वजह से वो उनकी अपनी लाइफ जो है खतरे में आ जाती है। तो ये समझना कि ये सिर्फ खांसी वगैरह या रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, उसमें तो मेजर डैमेज करता है, लेकिन बाकी सिस्टम्स में भी करता है, इंक्लूडिंग कैंसर्स। और इसमें ना सिर्फ लंग कैंसर बल्कि ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स के में भी। अब बाहर जाना, मैं चाहूंगी क्विकली आप एक क्लोजिंग रिमार्क्स मैं आपके लेना चाहूंगी। ये बाहर जाना तो ऑब्वियसली हमने काम के सिलसिले में निकलना है, सबके अपने अपने मामूलात ज़िंदगी हैं। बाहर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल किया जाए या आंखों को भी मुतासर करती है, तो उसके लिए भी कोई चश्मा वगैरह उसका इस्तेमाल भी साथ किया जाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बिला ज़रूरी बाहर ना जाए, शॉपिंग के लिए बाहर ना जाए, घूमने फिरने के लिए ना बाहर जाए। जब काम के लिए आपको जाना है तो ज़रूर आप एक KN95 मास्क, जो सफ़ेद रंग का मास्क हुआ करते थे कोविड के दिनों में, वो पहनिए और प्रॉपरली पहनिए, नाक और मुंह दोनों को वो कवर करें। बाकी ये है कि और कोशिश करें कि ज्यादा स्टर्नस एक्सरसाइजेज आप जितनी हम ले सकते हैं एहतियात खुद अपने तौर पर कर सकते हैं, उतनी एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ। इस जो स्मोक की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, नाज़रीन अपने तौर पर खुद एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ये कुदरती आफत है। इससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इस वक्त हम इंडिया के भी हालात यानी दिल्ली में भी आज देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ सिमिलर सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।